इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी का मुद्दा जो है काफी ज्यादा गरमाया हुआ है पूरे देश के अंदर। जो है किस तरीके से यहाँ पर करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय हैं। सर, यूजीसी को लेकर के बड़ा विरोध भी हो रहा है, एलयू में भी देखने को मिला। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता हैं वो भी अब इस्तीफा दे चुके हैं, वो भी चले गए हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी जो है यूजीसी को लेकर पोस्ट लोग कर रहे हैं। देखिए, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब उन्होंने आप कहा था कि बहनों भाइयों अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन ला दिया उन्होंने। देखिए, अब भाई से भाई को लड़ा रहे हैं। पहले लड़ाया हिंदू मुसलमान भाइयों को, लड़ाया हमारे जो इस देश की आज़ादी के लिए जितना हिंदुओं ने कुर्बानी दी है उससे कम मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी। वो भी पूरी अंग्रेजों को भगाने में अपनी मजबूत कुर्बानी दिया मुसलमान भाइयों ने। चाहे अशफाकुल्ला खां साहब से ले लो, चाहे जिससे भी अब देखोगे, सब मजबूती के साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, हिंदू मुसलमान को बांटा। अब जब देख रहे हैं कि सत्ता इनके हाथ से जा रही है, सत्ता इनके हाथ में नहीं है, अब हिंदू मुसलमान हो चुका, अब मजार की राजनीति खत्म हो गई, अब लोग व्यापार की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, तो अब ये लाकर इसको खड़ा कर दिया। अब आप देख सकते हो आपके सामने। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पूरी तरीके से अब देश समझ चुका है। यूजीसी अब लाकर आप दिखा रहे हो कि पूरी तरीके से अब अगड़ा पिछड़ा उसमें ला रहे हो, पर लोग समझ चुके हैं कि ये लोग केवल और केवल बंटवारे कर कर और गुजरात के ठेकेदारों को सारा ठेका, सारा काम कौन कर रहा है। अब सहारा श्री का जितनी प्रॉपर्टी है बिकी है, कौन लिया है? सब गौतम अडानी ने ले लिया। अभी आप देखो सीएमएस स्कूल बिका, सब गौतम अडानी ने ले लिया। जेपी ग्रुप के डील फाइनल नहीं हुई, मनोज गौड़ को गौतम अडानी ने जेल भिजवा दिया, ईडी जेल में डाल दिया मनोज गौड़ को, सारी प्रॉपर्टी ले ली। सारे सीमेंट पे का अधिकार है गौतम अडानी का, सारे धंधे पर, रोजगार पर गौतम अडानी और पूरे गुजरात का समाज हावी होता जा रहा है। तो अब उनको लग रहा है कि इनको कैसे सुरक्षित रखा जाए, तो कोई ना कोई रास्ता अपनाकर भाई भाई से लड़ा दो, परिवार में लड़ा दो, सत्ता में हम बने रहें। सत्ता हमारी चली जाएगी तो सब जितना भी हमारा काला धन है, जितना लूटा हुआ धन है, जितनी चीज़ें हैं वो सब बर्बाद हो जाएंगी और सब जेल चले जाएंगे। सर, बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट के पद से अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया। उसके बाद कहा कि डीएम साहब क्या उनको बंधक बनाने की बात हुई, कुछ फ़ोन भी लखनऊ से आया, ऐसी बात वो करते नजर आ रहे। तमाम देखिए आरोप उन्होंने लगाए हैं। देखिए, जो भी थोड़ा सा भी सम्मान वाला व्यक्ति होगा, चाहे वो नौकरी में होगा, चाहे वो पॉलिटिक्स में होगा, चाहे जहाँ पर भी होगा, वो अगर मान सम्मान जब इन्होंने बांटा तोड़ा, उसके नाते आप देख सकते हैं पूरे समाज के अंदर आज बहुत ही आज लोग उथल पुथल की स्थिति बन चुकी है। मैं निश्चित तौर से मजबूत उस पीसीएस अधिकारी को मैं निश्चित तौर से सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अब सौम्य कृष्णानंद जी के अपमान पे, जो आज वहाँ पर हमारे बच्चे जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो वेद पाठी हैं, उनकी चुटिया पकड़कर, उनके सीखा पकड़कर उनको मारा गया, जूते से मारा गया, उनके कपड़े फाड़े गए, तो निश्चित तौर से मैं सम्मान करता हूं। और जो यूजीसी पर लाकर बांटने का काम करे, पहले हिंदू मुसलमान को बांटने का काम किया भाजपा सरकार ने, अब यूजीसी पर समाज को बांटने का काम कर रहे हो। क्यों? कि सत्ता में हम बने रहे, इस नाते चीज़ें हैं, इस नाते उन्होंने इस्तीफा दिया है। निश्चित तौर से हम उस व्यक्ति को सैल्यूट करते हैं। और मैं भाजपा के मंत्रियों से भी कहना चाहूँगा, इनके सांसद विधायकों से भी कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द भाजपा से पिंड छोड़ा लीजिए, नहीं तो आने वाले समय जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से जो है हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी ने खास बातचीत की, जिसमें कई सारे मुद्दों पर उन्होंने अपने खुल के विचार रखे हैं। खासतौर पर भाजपा सरकार को जो है वो घेरते हुए नजर आए। लेकिन सबसे प्रमुखता की अगर बात की जाए तो यूजीसी के मुद्दे को लेकर यहाँ पर सरकार तौर पर उन्होंने कहा कि देखिए आपसी सौहार्द बिगाड़ने की यहाँ पर सरकार प्रयास कर रही है। और बीजेपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया कि देखिए सरकार जो है, बीजेपी जो है, ये भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। कई सारे आरोप उन्होंने जो है यहाँ पर इस बीच आप सरकार के ऊपर लगाए, जो हम आपको सुना रहे थे। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, एसवाईएल पर हुई बैठक पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हम बैठे हैं, सार्थक बातचीत हुई है। इससे पहले भी आपको बता दें सीआर पाटिल की अध्यक्षता में हमने बात की थी और वहां भी सकारात्मक बातचीत हुई थी। आज भी सकारात्मक वार्तालाप जो है वो हुई है।
हमने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में हमारे अधिकारी स्तर पर बातचीत होगी और जो भी निकाला जाएगा और जो भी निकलकर सामने आएगा वो सामने रखा जाएगा। हम बैठक उस पर आगे बढ़ाएंगे। सुनिए क्या कुछ कहा। वहाँ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो दिशा निर्देश है, उनके दिशा निर्देश के ऊपर हम इकट्ठे बैठे हैं। सार्थक बातचीत हुई है। उससे पहले भी हम CR पाटिल जी हमारे जो मंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता के अंदर हम बैठे हैं। वहाँ भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है। आज भी पॉजिटिव वातावरण में बात हुई है और हमने ये निर्णय किया है कि आने वाले समय के अंदर हमारे अधिकारी स्तर के ऊपर ये बातचीत होगी और फिर नीचे से जैसा भी विषय निकल करके आएगा वो हम दोनों के सामने आएगा और हम बैठ करके फिर उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। अच्छे माहौल के अंदर बातचीत है। सुप्रीम पानी का यहाँ तक मसला है, ये पूरी दुनिया का ही मसला बनने वाला है आने वाले दिनों में। फ्यूचर जो है पानी की संभाल, पानी कैसे किसको बटेगा, यूँ तो ये मुद्दा काफ़ी देर से चल रहा है। मैंने अपना पक्ष रखा, इन्होंने अपना पक्ष रखा। हमारे तो लगभग अब तो कागज़ लाने की ज़रूरत भी नहीं रही, हम तो याद ही हो गए इतना, क्योंकि हम किसी फंक्शन में भी मिले CM हरियाणा से। बातचीत तो हमारी इसी मुद्दे पे होती है, कैसा करना है, क्या करना है, क्या चाहते हैं, क्या। तो ये फैसला हुआ है आज कि अधिकारीगण बहुत ही फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट की तारीख की वेट नहीं करेंगे, या तो तारीख के नज़दीक जाके या तारीख के बाद। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और केंद्र सरकार ने हमें कहा है कि आप दोनों बैठ के बातचीत कीजिए। तो जो दायित्व पंजाब के लोगों ने और हरियाणा के लोगों ने हम दोनों पे दिया है, हम भी चाहते हैं कि कोई ना कोई इसका हल निकले। और अधिकारीगण जो हैं वो बहुत हो सकता है महीने में 3 भी हो जाएं, हो सकता है महीने में 4 भी मीटिंगें हो जाएं। तो अधिकारीगण बैठेंगे दोनों के, क्योंकि ऐसे प्रोटोकॉल में कई बार अधिकारीगण भी शायद बोलने से रह जाते हैं या अपना पक्ष रखने से रह जाते हैं। वो पहले इसको प्रेस ही कर लें या आप जो भी इसको सेंट्रल आइडिया लेके आएँ। और हर अधिकारी, हरियाणा के अधिकारी और पंजाब के अधिकारी, दोनों CMs को, दोनों मुख्यमंत्रियों को रिपोर्ट करेंगे आज रिपोर्ट में क्या हुआ। फिर रिपोर्टिंग के बाद हम चाहे तो फ़ोन पे बात करें, मतलब जरूरी नहीं कि हर बात जो है वो कहीं एक मीटिंग में बैठ के या बड़ी मीटिंग रख के हो। तो मसला बुजुर्गों का जो तरीका था हल करने का, 2 घरों को भी अगर बंटवारा करना तो बुजुर्गों का यही तरीका रहता था कि दोनों को बिठा के बातचीत कर लो। और चलो ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने थोड़ा झगड़ा तो बुजुर्गों का ही है, तो लेकिन हम अब नई जनरेशन आई है, निपट जाएगा और निपट जाए तो अच्छा है। लेकिन दोनों, किसी का, मैं ये नहीं कहता किसी का हक नहीं बनना चाहिए, ना ही पंजाब का ना ही हरियाणा का। तो दोनों भाई 66 में अलग हुए थे, अभी पानियों पर चल रहा है, मेरे ख्याल में निपट जाए तो अच्छा। इस मामले में पानी निश्चित तौर पर पूरे देश के लिए मुद्दा है, लेकिन नहर निर्माण को लेकर पंजाब को आपको लगता नहीं सर आगे बढ़ना चाहिए? हरियाणा की मांग पहले तो इस नहर का निर्माण होने की है ना सर, पानी देना है नहीं देना, कितना पानी अनुपात में है वो। तो नहर में क्या, नहर का निर्माण होना चाहिए। नहर में क्या आता है? एस्वाइल नहर जो है वो बन, नहर में क्या आता है वो बाद में तय हो सकता है। अच्छा, नहर में जूस छोड़ोगे क्या? नहर में जूस छोड़ोगे? पानी तो डिसाइड कर लें, नहर बना देंगे। सर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे ही मिले। देखिए, एक बूंद एक क्यूसेक है ना, एक MAF है ना, मिलियन एकड़ फीट पानी को मापने के तरीके हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि इतने अच्छे माहौल में बातचीत हुई है, दोनों ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये ना लगे कि मैं कुछ बोल के चला गया, ये कुछ और बोल के चले गए, मामला फिर वही रहा। इसीलिए आज दोनों इरिगेशन। तो भारत यूरोप के बीच जो समझौता हुआ है उसको लेकर, क्योंकि उसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, मोहर लगाई जा रही है, तो किस तरीके से यहाँ पर एक संयुक्त प्रेस वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं, आपको सुनाते हैं और लेकर चलते हैं सीधे। अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं
और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की दो सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। 8 लाख से अधिक भारतीय यूरोपियन यूनियन के देशों में रह रहे हैं और सक्रिय योगदान दे रहे हैं। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। फ्रेंड्स, आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये एफटीए कर रहा है। यह एक ऐतिहासिक समझौता हमारे किसानों, हमारे छोटे उद्योगों, इसके यूरोपियन मार्केट तक पहुंच आसान बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग में नए अवसर पैदा करेगा और हमारे सर्विसेज सेक्टर के बीच सहयोग को और प्रबल करेगा। इतना ही नहीं, यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। फ्रेंड्स, इस महत्वाकांक्षी एफटीए के साथ साथ हम मोबिलिटी के लिए भी एक नया फ्रेमवर्क बना रहे हैं। इससे भारत के स्टूडेंट्स, वर्कर्स और प्रोफेशनल्स के लिए यूरोपियन यूनियन में नए अवसर खुलेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा लंबे समय से एक व्यापक सहयोग रहा है। आज हमने इन महत्वपूर्ण लिंकेजेस को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। फ्रेंड्स, रक्षा और सुरक्षा सहयोग किसी भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव होती है और आज हम इसे सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप के जरिए औपचारिक रूप दे रहे हैं। इससे काउंटर टेररिज्म, मैरीटाइम और साइबर सिक्योरिटी में हमारी साझेदारी और गहरी होगी। यह रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को भी
बल देगा। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोग का दायरा और बढ़ेगा और इसके साथ हमारी डिफेंस कंपनी को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर साकार करेगी। फ्रेंड्स, आज की इन उपलब्धियों के आधार पर हम अगले 5 वर्ष के लिए एक और भी एम्बिशियस और होलिस्टिक स्ट्रेटेजिक एजेंडा लॉन्च कर रहे हैं। एक जटिल वैश्विक वातावरण में ये एजेंडा स्पष्ट दिशा देगा, हमारी साझा समृद्धि को आगे बढ़ाएगा, इनोवेशन को गति देगा, सुरक्षा सहयोग और सुदृढ़ करेगा और पीपल टू पीपल टाइज को और गहरा करेगा। फ्रेंड, भारत और यूरोपियन यूनियन का सहयोग एक पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल गुड है। हम इंडो पैसिफिक से लेकर कैरेबियन तक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट को विस्तार देंगे। इससे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, क्लीन एनर्जी और विमेन एम्पावरमेंट को ठोस समर्थन मिलेगा। हम साथ मिलकर आईमैक कॉरिडोर को ग्लोबल ट्रेड और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक प्रमुख कड़ी के रूप में स्थापित करेंगे। फ्रेंड्स, आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। फ्रेंड, राष्ट्रों के संबंधों में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है, यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। मैं एक बार फिर इस अभूतपूर्व यात्रा के लिए, भारत के प्रति आपकी मित्रता के लिए और हमारे साझा भविष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता के लिए प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू। Thank you, sir. Request His Excellency, Mr. Antonio Costa, President of the European Council, to give his remarks to the media. Prime Minister Narendra Modi, my dear friends, dear Ursula, Ministers, dear Kaya and Maros, good afternoon. Thank you, dear Prime Minister Modi, for welcoming us on this special occasion. We were privileged yesterday to be your chief guests for the Republic Day celebrations. Such an impressive display of India's capabilities and diversity. Today is a historic moment. We are opening a new chapter in our relations on trade, on security, on people-to-people ties. I'm the President of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen.
then, as you can imagine, for me, it has a special meaning. I'm very proud of my roots in Goa, where my father's family came from. And the connection between Europe and India is something personal to me. Also because we conclude today our trade negotiations. We relaunched at the latest meeting that I had the pleasure to host in May 2021 in my previous capacity. Our summit sends a clear message to the world. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. Today, we are taking our partnership to the next level. As the two largest democracies in the world, we are working hand in hand to deliver concrete benefits for our citizens and to shape a resilient global order that underpins peace and stability, economic growth, and sustainable development. I would like to share three messages. First, the European Union and India must work together towards our shared prosperity and security. India is the world's fastest growing major economy. Trade has flowed between our two continents for centuries. And trade is crucial geopolitical stabilizer and the fundamental source of economic growth. Trade agreements reinforce rules-based economic order and promote shared prosperity. That's why today's free trade agreement is of historic importance. One of the most ambitious agreements ever concluded, creating a market of 2 billion people. In a multipolar world, the European Union and India are working together to grow spheres of shared prosperity. But prosperity does not exist without security. Strengthen our cooperation to better protect our citizens and our shared interests. Working together to counter the full range of security threats we face in the Indo-Pacific, in Europe, and around the world, reaching a new level of strategic trust between us. That is the significance of our agreement on a security and defense partnership. The first such overarching defense and security framework between India and the European Union, and the first step towards even more ambitious cooperation in the future. This brings me to my second message. As the world's largest democracies and champions of multilateralism, the European Union and India share the responsibility to upholding the international law with the United Nations Charter at its core. Earlier this morning, we and Ursula and President Ursula had the opportunity to pay tribute to Mahatma Gandhi. And I reflected upon his words, which still holds true today, and I quoted, "Peace will not come out of a clash of arms, but out of justice lived and done by unarmed nations in the face of odds." Our summit reaffirmed our commitment to supporting efforts towards a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine, one that fully respects Ukraine's independence, sovereignty, and territorial integrity. This is a key moment. We are supporting all efforts to reach a just and sustainable peace. Ukraine has shown its readiness, including at the cost of difficult compromise. I know, dear Prime Minister, that we can count on you to help creating conditions for peace through dialogue and diplomacy.
And this is my final message. Together, we must show leadership on global issues. Cooperation between the European Union and India will help shape a more balanced, resilient, and inclusive global order. Just two examples. I'm proud of the commitments we are making for greater cooperation on clean energy, green transition, and climate resilience. And our collaboration through the Global Gateway and on the India-Middle East-Europe Economic Corridor is decisive for global connectivity. By implementing the ambitious Joint Comprehensive Strategic Agenda towards 2030, we will align our priorities with concrete actions for the next 5 years, delivering real benefits to our citizens. Today, we have tangible progress and set an example of cooperative leadership on global issues with our free trade agreement, our security and defense partnership, and our joint strategic agenda. These outcomes are crucial milestones on the longer path. We look forward to continuing the journey together, as always. Thank you very much. Thank you, sir. May I now request Her Excellency Ms. Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to give her remarks to the media. Dear Prime Minister Modi, distinguished friend, Antonio, my friend, ministers, especially Shankar and Goyal, Vice President Kallas, Commissioner Šefčovič, Excellencies, friends, thank you very much for the exceptional hospitality we experienced. It was such an honor for us to be your chief guests at the Republic Day yesterday. This is a memory I will carry for a lifetime, because the sense of communion was so powerful. People filled the streets united in pride and joy of belonging to the Indian nation, and rightfully so. India has risen. तो आप सुन रहे थे किस तरीके से यहां पर भारत और यूरोप के बीच एक संयुक्त प्रेस वार्ता, जहां पर दोनों ही देशों के बीच ट्रेड को लेकर समझौता हुआ, एमओयू हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में जो है ये डील साइन की गई है, जहां पर उसके बाद दोनों ही देशों ने अपने जो सुझाव हैं और जो जानकारियां हैं वो साझा की हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।